गाइस, आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो जैसे कि हमने जो हमारा पहले वाला लेक्चर था उसमें हमने कवर अप करा था कि भाई ऑफर के बारे में, ऑफर और प्रपोजल के बारे में। अब क्या है, जो हमने टाइप्स वगैरह भी देखे थे तो हमने वो फर्स्ट पार्ट में कवर करा था। एक टाइप अभी रह गया था जो 8 पॉइंट था, तो उसको हम फटाफट से डिस्कस करते हैं। बाकी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी मतलब चीज समझ नहीं आई या किसी में डिफिकल्टीज आ रही है तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करके जरूर बता देना। तो इसके अंदर अब शुरू करते हैं। देखिए, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है। अगर हम एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर को देखेंगे तो मैं आपको एक जनरल लैंग्वेज में बता देता हूं। एक्सप्रेस ऑफर, कुछ भी चीज हम कॉन्ट्रैक्ट अगर ऑफर सामने वाली पार्टी को दे रहे हैं तो हम या तो बोलकर दे रहे हैं या फिर हम लिख कर दे रहे हैं। अगर लिखकर हम ऑफर कर रहे हैं या फिर बोलकर ऑफर कर रहे हैं तो वो आएगा एक्सप्रेस ऑफर के अंदर। इम्प्लाइड ऑफर के अंदर क्या होता है? इम्प्लाइड ऑफर के अंदर होता है कि आपके कंडक्ट से, ठीक है, कोई चीज ऐसे हो जाती है कि भाई मतलब वो एक तरह से ऑफर ही हो जाता है। मतलब इसमें आपको कह सामने वाले को कहने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे को ऑफर दे रहा हूं मैं तेरे को, या मैं तेरे से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं। ऐसी किसी भी तरह की कहने की जरूरत आपको नहीं है। आपके जो भी कंडक्ट होता है उसके द्वारा ही ऑफर वो मान लिया जाता है, ऑफर आपका। ठीक है, होपफुली ये चीज मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूं इसको। देखिए, एक्सप्रेस ऑफर तो आपको समझ आ गया होगा, कोई भी ऑफर आप बोल के दे रहे हो या फिर आप रिटर्न में दे रहे हो। मान लीजिए ए है और ये है आपका बी। ए अब बी को, अगर एक्सप्रेस ऑफर की बात करें तो ए बी को या तो रिटर्न में बोलेगा, ठीक है, कि भाई मैं तेरे को 5 चॉकलेट्स दूंगा 10 रुपए में। ठीक है, ए या तो इसको रिटर्न में बोलेगा या फिर वर्बली बोलेगा। कैसे भी बोल सकता है, रिटर्न बोल सकता है या वर्बली बोल सकता है। तो अगर ए ऑफर दे रहा है बी को रिटर्न में या फिर वर्बली तो ये हो जाएगा आपका एक्सप्रेस ऑफर। जाहिर सी बात है, एक्सप्रेस से आप समझ ही रहे होंगे। अब आ जाओ इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर में क्या है? इम्प्लाइड ऑफर में यह है कि कंडक्ट हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, नीचे भी हालांकि यहाँ पे एग्जांपल दे रखे, चलो ये वाला ले लेते हैं, बस ट्रांसपोर्ट कंपनी। या मैं आपको एक शॉर्ट एग्जांपल देता हूँ। देखिए, आप दिल्ली मेट्रो अगर दिल्ली में हो या फिर किसी भी उसमें हो, रेल वगैरह चलती है। अगर हम लेते हैं मेट्रो का एग्जांपल, तो उसमें क्या है, अगर आपको पता है कि भाई मेरे को राजीव चौक से, या जाइए यहाँ पे कर लेते हैं, ये ए हो गए आप और ये हो गई बी आपकी, या एमएम से मेट्रो आप समझ जाना। ए मान लीजिए ए आप है और एम है मेट्रो, दिल्ली मेट्रो। तो आपको जाना है सीपी से, सीपी से मान लीजिए आपको जाना है द्वारका की तरफ। ठीक है, द्वारका की तरफ जाना है। तो इसमें क्या है, आपको ये भी पता है कि हर स्टेशन पे एक फिक्स रहता है कि भाई अगर आप सीपी से नेक्स्ट स्टेशन जाएंगे आर के आश्रम मार्ग, आर के आश्रम मार्ग से आप करोल बाग जाएंगे, तो आपको ये पता है कि भाई जितना आगे आगे जाएंगे फेयर एक फिक्स है, उतना होता जाएगा। मान लीजिए अगर 12 रुपए लग रहा है तो एक स्टेशन बाद 18 रुपए लग जाएगा। तो आपको जाना है द्वारका। अब द्वारका का वो फिक्स है रेट कि भाई द्वारका आपके सपोज करिए 24 रुपए लगते हैं। हालांकि इतने नहीं लगते, ज्यादा लगते हैं, लेकिन सपोज करिए 24 रुपीज आपके लगते हैं। तो इसमें क्या है, आपने सीपी से जो मेट्रो पकड़ी है, फिर आप टिकट लेंगे या अपना कार्ड स्वैप करेंगे, तो द्वारका तक के लिए आप अपना टिकट लेंगे। अगर आप टिकट लेना चाह रहे हैं, टोकन लेने जाएंगे, तो आप द्वारका तक के लिए लेंगे। तो इसके अंदर क्या है, आप यहाँ पे कह नहीं रहे, या आपको कंपनी कुछ, मेट्रो कुछ नहीं कह रही, बट आपका कंडक्ट ऐसा हो रहा है कि भाई मेट्रो तो आपको ऑफर कर रहा है कि भैया मैं आपको द्वारका 24 रुपए में ले जाऊंगा। तो ये मेट्रो का ऑफर आ गया। अब एक्सेप्ट करना ना करना वो आपके हाथ में। आप गए वहां पे, आपने बोला भाई मेरे को 24 रुपए की टिकट दे दो, उन्होंने टिकट दी, तो ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इसके अंदर कहीं भी हम एक तरीके से नहीं कह रहे कि भाई हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है, हमें ऐसे करना है वैसे करना है, ये कुछ भी नहीं है। एक तरह से ये एक एम्प्लॉयड ऑफर का काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप बसेस में जाते हो, जैसे मान लीजिए डीटीसी बस दिल्ली के अंदर चलती है, आप बस के अंदर गए, तो उसमें क्या होता है, अब आप क्या काम करेंगे, आप भाई देखेंगे कि भाई जो यहाँ से इतने किलोमीटर पे 5 रुपए लग रहे हैं, इससे आगे किलोमीटर पे 10 रुपए लग रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरह से इम्प्लाइड ऑफर का काम कर रहा है। आप चढ़ेंगे, आप वैसा वैसा
देंगे, जो भी टिकट वगैरह देंगे। तो ये आपके बीच में क्या हो रहा है, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आप जो इम्प्लाइड ऑफर है वो हो रहा है। यहाँ पे कोई बंदा आपसे कह नहीं रहा, आपके बीच में थोड़ी हो रहा है भैया मैं सुबह जाऊंगा इतने रुपए में आप मेरे को ले जाओ, ऐसा तो नहीं है, सबके लिए सेम है। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई आप जो है बार्गेन कर रहे हो कि भाई मैं इतने में जाऊंगा या मैं उतने में नहीं, एक फिक्स रेट है। और आप यहाँ पर कोई ऑफर नहीं दे रहे, कोई रिटर्न में आपके बीच में किसी भी तरह का ऑफर नहीं कोई रिटर्न में भेज रहा। तो अगर रिटर्न में नहीं आ रहा और बोलकर नहीं आ रहा बट फिर भी वो एक ऑफर का काम कर रहा है, वो एक इम्प्लाइड ऑफर हो जाएगा। होपफुली आपको समझ आ जाएगा। बट अगर फिर भी नहीं आया, अब आ जाओ इसकी लैंग्वेज पर। देखिए, व्हेन एन ऑफर इज एक्सप्रेसली कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरर, ऑफरर पर्सन कौन होता है, हमेशा ध्यान रखना, ऑफरर पर्सन होता है जो ऑफर दे रहा है, और ऑफरी वो होता है जो उस चीज को एक्सेप्ट करेगा या जिसके लिए ऑफर जा रहा है। ठीक है। When an offer is expressly communicated by the offerer, it is regarded as express offer. The communication of express offer can be written और verbal। जो ये ऑफर है ये रिटर्न में भी हो सकता है और वर्बली भी हो सकता है। और अब ये तो हो गया आपका एक्सप्रेस ऑफर। अब इम्प्लाइड ऑफर देखेंगे, एन ऑफर दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस से अंडर या कंडक्ट ऑफ पार्टीज इज नोन एज इम्प्लाइड ऑफर। सिंपल सी बात। अब आ जाइए इसके नीचे, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ बस ट्रांसपोर्टर कंपनी ऑपरेट इट्स बस ऑन सर्टेन रूट। एक बस कंपनी है जो अपनी जो बसेज है वो सर्टेन रूट्स पर भेजती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भैया आप जा रहे हो लक्ष्मी नगर से, आप जाओगे कश्मीरी गेट, या फिर कोई बस होगी कश्मीरी गेट से आपकी धौलाकुआ के लिए। तो इसमें जो बस है उसका अपना एक फिक्स वो रूट रहता है और फिक्स वो अपना चार्ज करती है। इट इज मेकिंग एन इम्प्लाइड ऑफर टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर टू स्पेसिफाइड लोकेशन एट सर्टेन फेयर। सर्टेन फेयर पे आपको वो उधर ले जाएगी। ठीक है। ऐसे ही आप पब्लिक टेलीफोन यूज कर रहे हो, हालांकि आजकल तो नहीं है अवेलेबल, लेकिन फिर भी अगर पब्लिक टेलीफोन यूज करते हो तो उसका आपने कॉइन वाला देखा होगा फोन, तो उसमें फिक्स रहता है कि भैया अगर आप लोकल कॉल करोगे दिल्ली में तो उसके अंदर एक सिक्का डालना पड़ता था। तो यह वेविंग मशीन आप देखते होंगे सबवे वगैरह के अंदर वेविंग मशीन रहती है। तो ये सब एक सर्विस ऑफर जो पब्लिक प्लेस पर करी जा रही है एक फिक्स अमाउंट के लिए होता है, तो ये एक इम्प्लाइड ऑफर है। तो जो मशीन है वो ऑफर कर रही है आपको एक इम्प्लाइड ऑफर कि भैया आओ वेट करो, आपको 5 रुपए या 10 रुपए जो भी उनका फिक्स प्राइस होता है इतना हम देंगे। तो आप जाओगे वेट करोगे, उनको पैसा दे दोगे अपना। ठीक है। यही होता है इम्प्लाइड। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं, अगर आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो ना। अब आइए मेन पार्ट के ऊपर, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। आपके जितने भी वो थे आपके टाइप्स ऑफ ऑफर वो सारे मैंने मोस्टली कवर अप कर दिए थे फर्स्ट वीडियो के अंदर। इसके बाद मैंने जो आपकी सेकंड वीडियो है उसके अंदर आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीटेड। देखो भाई एक चीज मैं बता दूं, कोई भी चीज समझ रहे हो ना सिस्टमेटिक तरीके से समझा, एग्जाम्पल को लेके समझा। एग्जाम्पल को लेके समझोगे तो जल्दी समझ आएगा। बेयर एक्ट की लैंग्वेज में भी मत घुसना, अभी बेयर एक्ट की लैंग्वेज में मत घुसना, पर जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो दिमाग में बिठा लो ना, और ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर रीडिंग करो। ठीक है। और पेपर वगैरह सॉल्व करो, क्योंकि सारा का सारा पैसेज फॉर्म में ही आपका पेपर आएगा जो एग्जाम आपका होगा। अब आ जाइए, देखिए इसके अंदर सिंपल सी बात है कि भाई कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी। अब आपके मन में आएगा यार कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, किस चीज की। देखिए मैं आपको ऑफर दे रहा हूं तो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट मानी जाएगी और कब कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। अगर मैं आपको ऑफर दे रहा हूं, ऐसे ही आपने एक्सेप्ट किया, अब वो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाएगी कब कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। ऐसे ही प्रपोजल को अगर आप रिवोक कर रहे हो, मान लीजिए मैंने आपको ऑफर दे दिया बट अब मैं चाह रहा हूं उसको मैं रिवोक कर दूं, तो मैं किस तरह से रिवोक कर सकता हूं। रिवोकेशन मतलब होता है वापसी लेना। ये आ गया। अब कैसे कैसे होगा, अब वो आगे हम चलते हैं और देखते हैं। ऑफर तो ऊपर ही हमने देख लिया था कि भाई ऑफर जो हम करते हैं वो किस तरह से करते हैं। मेन हमें देखना है कि कम्युनिकेशन जो है वो कैसे होता है कंप्लीट, कब माना जाएगा कि भाई कंप्लीट हो गया। ठीक है।
अब इसके अंदर सिंपली अगर हम देखेंगे तो वही बता रहे थे, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल एंड द रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड द एक्सेप्टेंस respectively are deemed to be made by any act or omission of a party proposing, accepting or revoking by he intend to communicate such proposal, acceptance very effect of the communication. Proposal may be made in any way which has effect lain before the offer, the willingness to do, abstain, और ये वही सिंपल जो हमने ऑफर की डेफिनेशन पढ़ी थी उसी के रिगार्ड में ये बात कर रहा है। जाहिर सी बात है, जिस बंदे की इंटेंशन होगी, जिस बंदे को चाहता है वो काम करना, तो वही ऑफर बनाएगा, और जिसको सही में एक्सेप्टेंस करना है, जिसके सही में चाहता है, वही उस चीज को एक्सेप्ट करेगा। इसका सिंपल सा निचोड़ यही है, इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब कैसे हो सकता है भाई? बाय माउथ हो सकता है, बाय राइटिंग हो सकता है, और बाय कंडक्ट हो सकता है। मैंने किसी पर्सन को बोला रही ये काम कर दिया, वो बंदा वो काम कर रहा, तो जाहिर सी बात है बाय कंडक्ट है, जो हमने ऊपर भी पढ़ा कि भाई जैसे बस वाले ने बोला कि भाई मैं इतने इतने रूट पे इतना इतना ले जाऊंगा, दिल्ली मेट्रो का भी एग्जांपल करा, आप गए, आपने पैसे दिए, वो आपको ट्रैवल करा रहा पर्सन, तो बस ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। तो यही सब चीजें हैं। अब आ जाइए, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट मानी जाएगी? ठीक है, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। अब इसके अंदर देखेंगे, कम टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू हुम इट। देखिए, ऑफर में एक सिंपल सी बात है, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं उसमें। ए ऑफर देगा बी को, किस चीज का? कि भाई मैं आपको 10 रुपए में 10 पेन दूंगा। अब ये बी के ऊपर एक्सेप्ट करे या ना करे, ठीक है, लेकिन ये ऑफर कब माना जाएगा? ये जो ऑफर दिया जा रहा है ए की तरफ से, ये ऑफर कब माना जाएगा? आपके हिसाब से कब माना जाएगा ये ऑफर? ये ऑफर तब माना जाएगा ना जब बी की नॉलेज में आ जाएगा। मान लीजिए बी को पता ही नहीं है इन्हें ऑफर क्या दिया है, तो वो ऑफर किस बात का ऑफर हो गया? आपको कुछ पता ही नहीं। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि भाई आपको मैं 10 पेन दूंगा इतने रुपए के। अब आपसे मैंने कही नहीं, आपने बात सुनी नहीं, आपको समझ नहीं आई उस चीज के बारे में, तो वो ऑफर माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि आपको वो चीज कम्युनिकेशन हुई नहीं, यानी कि आपकी नॉलेज में वो बात आई नहीं। अब आप ये सोचेंगे यार ये बड़ी अजीब सी बात कह दी, कि मतलब ए बी को ऑफर करेगा, बी को बी तक अगर नॉलेज में ही नहीं आया तो ऐसे कैसे बी को बोल रहे हैं? तो ये एक्चुअली दिक्कत आती थी कि भाई जो हम बाय मेल या फिर बाय लेटर किसी को ऑफर भेजते थे, क्योंकि पहले टाइम में यही सब चीजें चलती थी, और ये जो हम लॉस पढ़ रहे हैं ये काफी 1872 के हैं, ये एक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये उस टाइम की कुछ बातें हैं जो हमें पढ़नी पड़ती हैं। तो भाई ये कब आ जाए नॉलेज में? तो भाई जाहिर सी बात है, आपने बाय पोस्ट उसको भेजा लेटर, आपने बोला कि भाई ऐसे ऐसे मैं आपको 10 पेन 10 रुपए में दूंगा। अब वो लेटर उस पर्सन तक पहुंचा ही नहीं। अगर वो उस पर्सन तक पहुंचा ही नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने उसको ऑफर कर दिया, आपने उसको ऑफर नहीं करा। तो ये कब माना जाएगा ऑफर? जब उस पर्सन की नॉलेज में ये चीज आ जाएगी कि भैया वो पर्सन रिसीव करेगा लेटर, जैसे ही रिसीव करेगा ये बात मान ली जाएगी कि उस पर्सन को ऑफर चला गया है, और जो प्रपोजल है वो कंप्लीट हो गया है। अगर मैं प्रपोजल कह रहा हूँ, ऑफर कह रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, बात एक ही है। तो उस पर्सन को वो चला गया, तो मान लिया जाएगा कि भाई जो प्रपोजल है वो कंप्लीट हो गया, उस पर्सन की नॉलेज में आ गया। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके अंदर है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाएगी? मान लीजिए ए ने बी को बोला कि भाई मैं आपको 10 पेन 10 में दे दूंगा। अब बी हाँ बोलेगा, ठीक है, बी बोलेगा यस आई एक्सेप्ट योर ऑफर और प्रपोजल। अब ये कैसे माना जाएगा कि भाई ये एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब मानी जाएगी कंप्लीट? अब इसको पढ़ ही लेते हैं सीधा, ठीक है। When it inputs to him has to be out of the power of the acceptor। देखिए भैया, जो प्रपोजर है यानी कि ए, मान लीजिए ए ने बी को बोला कि भाई ऐसे ऐसे मैं वो ऑफर कर रहा हूँ, ये वो, बी कह रहा ठीक है मैं आपको बता दूंगा। अब बी ने क्या करा? बी ने बाय लेटर भेज दिया ए को ऑफर। तो जैसे ही बी ने एक्सेप्टेंस भेजी ए के लिए, जैसे ही ए के लिए जो वो है आपकी कम्युनिकेशन
वो एक्सेप्टेंस की कंप्लीट हो गई। और बी के लिए कब मानी जाएगी? जब ए के पास पहुंच जाएगी। समझ आ गया? इसमें अगर पढ़ते हैं, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर। प्रपोजर पार्टी कौन है? ए पार्टी है, जिसने बी को प्रपोज करा है। तो व्हेन इट पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। जैसे ही एक्सेप्टर बी को बोलेगा, एक्सेप्टर बी है इसके अंदर, तो बी जैसी ए को बोलेगा, या मान लीजिए बाय लेटर भेज रहा है, तो इसकी तरफ से जैसे ही वो चीज निकल गई, इसने पोस्ट ऑफिस में डाली, अब वो चीज निकल गई, तो ये ए के लिए, या फिर इसने बाय वर्ड बोल दिया, ठीक है, तो ए के लिए ये कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही बी को इस चीज की नॉलेज मिलेगी, मान लीजिए बी लेटर रिसीव करा बी ने, तो जैसे ही बी ने लेटर रिसीव करा, तो ए के लिए भी एक्सेप्टेंस जो है उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। has to be out of the power of the as against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer। जैसे ही प्रपोजर की नॉलेज में आ जाएगा कि भाई बी ने एक्सेप्ट कर लिया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो एक्ट है भाई ये एग्जांपल से ही समझ आता है। चलिए, बी ने बोल लिया भाई मैं तेरे को हॉर्स, ए ने, माफ कीजिएगा, ए ने बोल दिया बी को कि भाई मैं तेरे को 2 हॉर्स दूंगा 100 रुपए में। कितने में? 100 रुपए में मैं तेरे को 2 हॉर्स दूंगा। ठीक है, ए ने बी को बोला। अब प्रपोजल की कंडीशन में देखेंगे, प्रपोजल कब कंप्लीट माना जाएगा? जब बी की नॉलेज में आ जाएगी ये बात। अब चाहे वो बाय लेटर दे या हैंड रिटर्न, मतलब बाय लेटर दे या फिर आमने सामने ही बात कर रहे हो, तो वो कब माना जाएगा? जब बी की नॉलेज में आ जाएगा। अब एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी कंप्लीट है? जैसे ही ए ने बोला हाँ, बी ने बोला हाँ, जैसे ही बी ने किसको हाँ बोला? ए को। जैसे ही बी ने ए को हाँ बोला, ए के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस की, ठीक है, कम्युनिकेट हो गया, ए को कंप्लीट माना जाएगा। और जैसे ही इसको इस बात का पता लगेगा, बाय लेटर पता लगे, आमने सामने, जैसे ही इसको ये कन्वे हो गया कि भाई बी ने एक्सेप्टेंस कर लिया, तो बी के लिए भी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। होपफुली ये चीज आपको समझ आ गई होगी, किसी भी तरह से दिक्कत नहीं है। जनरली तौर पे ना, पहले जो ऑफर प्रपोजल चलते थे, जो भी थे, वो आमने सामने ना बैठकर ज्यादातर लेटर वगैरह के थ्रू होते थे, क्योंकि मान लीजिए कोई पर्सन, हर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता था। अब मान लीजिए कोई पर्सन है भाई, बैठा हुआ है यहाँ से मुंबई, तो मुंबई जाना इतना पॉसिबल उस टाइम पे नहीं था। अब क्या था, लोग जैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक दूसरे को ऑफर बाय लेटर वगैरह भेजते थे। तो ये जो आप पढ़ोगे ना, ये चीज उधर से ही आई है। अगर आप देखोगे तो ये चीज आज के सिनेरियो में हालांकि लगता है कि भाई टाइम टू टाइम चेंज होना चाहिए, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन, क्योंकि बड़ा अजीब सा सुनने में लगता है कि भाई बी के लिए कब कंप्लीट होगा प्रपोजल? जब बी की नॉलेज में आ जाएगा। अरे बी सामने बैठा है, बी को क्योंकि आज के टाइम में तो आमने सामने आपका थ्रू वीडियो मोड के कॉन्फ्रेंस के थ्रू होते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वहां चलता है। लेकिन उस टाइम पे ऐसी था कि भाई बाय लेटर भेजा, जैसे ही बी को मिला, बी ने पढ़ा लेटर कि भाई मेरे को ऑफर आया है, तो ये फिर ऑफर कंप्लीट हो गया। अब बी ने फिर फटाफट से लिख के भेजा, ठीक है भैया मेरे को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं रेडी हूँ। अब बी जैसे ही भेजेगा, जैसे ही डाक में छोड़ के आ गया वो, तो जैसे ही पोस्ट ऑफिस में छोड़ के आ गया वो, यानी कि अब वो ट्रांसमिशन में जा रहा है, तो ए के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी। बी के लिए कब कंप्लीट मानी जाएगी? जैसे ही वो ए की नॉलेज में आ जाएगा, जैसे ही ए को लेटर मिलेगा वो हो जाएगा कंप्लीट। अब इस दौरान मान लीजिए इधर उधर अगर लेटर गुम हो गया, तो इधर उधर हो गया, तो बी के लिए वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, ए के उसमें मानी जाएगी। तो होपफुली ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब आ जाइए कि भाई ये जो रिवोकेशन है ये कब कंप्लीट, मान लीजिए अब कम्युनिकेशन, अब वो है आपका रिवोकेशन, ठीक है, जो रिवोकेशन है वो उस पर्सन के लिए तब माना जाएगा जब वो उसको बना देगा। जैसे इसमें पढ़ेंगे, दैट against person who makes it when it put in course of person to whom it is made, so be out of the power of person who makes it as against the person to whom it is made when it come to his
नॉलेज। अब एक सिंपल सी बात है कि भाई जिस पर्सन की नॉलेज में वो चीज़ आ गई है, मान लीजिए मैंने उसको ऑफर वगैरह भेज दिया था, बट अब मैं उसको रिवोक करना चाह रहा हूँ, मैं अब रिवोकेशन चाह रहा हूँ कि भाई किसी तरह से वो रिवोक हो जाए। तो इसके अंदर सिंपल सा ये है, द पर्सन हु is the person who makes it course of transmission। देखिए रिवोकेशन का एक सिंपल सा, अब बात करते, देखिए अब बात करते हैं रिवोकेशन की। देखिए अब बात करते हैं रिवोकेशन की। तो रिवोकेशन जो है आपका भाई ये, एक मिनट इसको हटा दो, हाँ। अब बात करते हैं रिवोकेशन की कि भाई रिवोकेशन कब कंप्लीट मानी जाती है, कब कंप्लीट नहीं। कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन सिंपल सी बात यह है कि भाई अब आप रिवोक करना चाह रहे हैं, यानी कि आपने जो भी कमिटमेंट अपना करा है, चाहे वो ऑफर करा है या एक्सेप्टेंस करा है, उसको अब आप वापसी लेना चाह रहे हो। तो ये कब कंप्लीट मानी जाएगी, कब कंप्लीट नहीं मानी जाएगी? तो सिंपल सी बात है, ये कंप्लीट मानी जाएगी अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, जो पर्सन इसको कर रहा है, ठीक है, रिवोकेशन को, उसके लिए तब मानी जाएगी व्हेन इट इज पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड। तो जैसे ही वो पर्सन ट्रांसमिशन में डाल देगा, उसके लिए रिवोकेशन मान ली जाएगी, जो पर्सन रिवोक करना चाह रहा है। मान लीजिए ए रिवोक करना चाह रहा है वो अपना ऑफर, तो ए जैसे ही ट्रांसमिशन में डाल देगा, यानी कि बाय पोस्ट उसको भेज देगा, तो ए के लिए कंप्लीट हो जाएगी, और जैसे ही बी को मिलेगा वो बी के लिए रिवोकेशन मानी जाएगी। ठीक है, बी के पार्ट पे इसमें पढ़ लेता है, टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ पर्सन हु मेक्स इट, जो इसको बना रहा है जैसे उसकी पावर से बाहर जाएगा, यानी कि जैसे वो बाय लेटर या फिर बोलेगा इस बात को कि भाई मैं अपना ऑफर जो है रिवोक करना चाह रहा हूँ, मैं अपना वापसी लेना चाह रहा हूँ, तो जैसे इसकी नॉलेज में, चाहे वो ऑफर है चाहे एक्सेप्टेंस है, जैसे इसकी नॉलेज में जाएगा, ठीक है, एक इसकी नॉलेज में आते ही इसकी तरफ से हो जाएगा, बी जैसे ही बोलेगा रिवोक करने को, बी से हो जाएगा। तो बायलैटर अगर बी भेज रहा है, जैसे ही बाय पोस्ट कर देगा उसको बी की तरफ से, जैसे ही बी को मिलेगा तो बी की साइड से भी रिवोक, मतलब ये कंप्लीट मान ली जाएगी रिवोकेशन की कम्युनिकेशन। अब इसमें एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, ए प्रपोज बाय लेटर। अब ये जो है वो यही है कम्युनिकेशन का, जो हमने प्रपोजल का पढ़ा था। ए प्रपोज टू सेल अ हाउस टू बी एट सर्टेन प्राइस, ए ने बी को एक सर्टेन प्राइस पे अपना घर बेचने के लिए बोला। द कम्युनिकेशन ऑफ कंप्लीट व्हेन रिसीव द लेटर, कम्युनिकेशन ऑफ जाहिर सी बात है कब मानी जाएगी, जब लेटर रिसीव हो जाएगा, किसके द्वारा, बी के द्वारा। तो होपफुली ये चीज भी आपको समझ आ गई होगी। अब आ जाइए नेक्स्ट पर, नॉलेज ऑफ ऑफर। हाँ, अब बात करेंगे नॉलेज ऑफ ऑफर की। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जब तक आपको नॉलेज ऑफर की होगी नहीं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कैसे मान लिया जाएगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, ऑफर की कम्युनिकेशन कब मानी, हमने जैसे ऊपर पढ़ा कि भाई जब उस पर्सन की नॉलेज में वो चीज पर्टिकुलर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, नॉलेज ऑफ ऑफर जो है वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या है मेरे हिसाब से, या फिर जो हम जजमेंट पढ़ेंगे उस हिसाब से नॉलेज ऑफ ऑफर होनी चाहिए, तभी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। अगर नॉलेज ऑफ ऑफर नहीं है तो ये नहीं बनेगा। अब आप कहेंगे क्या नॉलेज ऑफ ऑफर नहीं है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ये क्या कंडीशन हो गई, ये क्या बात हो गई? तो इसमें एक हम एग्जाम्पल लेंगे, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। एन ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस अंटिल इट हैज बीन ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू हुम इट इज मेड। हमने ऊपर पढ़ा था, ये वही बात है, ऑफर कब तक नहीं माना जाएगा, जब तक पर्सन की नॉलेज में नहीं आता। कौन से पर्सन की नॉलेज में? जिसके लिए ये बनाया गया था ऑफर। अब इसके अंदर एक केस है लालमन वर्सेस
गौरी दत्त का काफी लैंडमार्क जजमेंट है, इसको ध्यान में रखना, हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। इसके अंदर क्या होता है, जो डिफेंडेंट है यानी कि गौरी दत्त का जो नेफ्यू होता है वो नहीं मिल रहा होता, ठीक है, एब्सकॉन्डेड हो जाता है, वो नहीं मिल रहा होता, तो वो अपने जो सर्वेंट होता है लालमन को बोलते हैं कि भाई जाओ और उस मेरे जो नेफ्यू है उसको ढूंढ कर लेकर आओ। सर्वेंट जाता है, ठीक है, इस दौरान क्या होता है, सर्वेंट जाता है और उसको बच्चे को ढूंढ कर ले आता है। लेकिन जब सर्वेंट जाता है और ढूंढ रहा होता है ना, मान लीजिए ये टाइम पीरियड है, ठीक है, ये हो गया आपका, एक मिनट इसको सही से बनाता हूँ थोड़ा ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़िया हो जाए। यार एक्चुअली पता है क्या, मैं माउस से बनाता हूँ तो इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। 1, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, फिर भी यार इतनी गलत हैंड राइटिंग नहीं आ रही है या नहीं, ये 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 मान लीजिए भाई 12 बजे मैं ये अपनी तरफ से एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, हालांकि इसके सर्कमस्टेंसेस के इसके जो फैक्ट है वो अलग है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए भाई 12 बजे से उसका वो नहीं मिल रहा नेफ्यू गौरी दत्त का। अब गौरी दत्त ने 1 बजे बोला अपने सर्वेंट को या 12:30 बजे बोला कि भाई जाओ मेरे नेफ्यू को, भाई थोड़ा हैंड राइटिंग के लिए माफ़ी चाहूँगा देखो, क्योंकि दिक्कत ये है कि मेरे पास माउस है उससे काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 12 बजे उसका बच्चा कूदता है, 12:30 बजे वो क्या कहती है अपना जो वो होता है सर्वेंट के भाई जाओ उसको ढूंढ कर लाओ। 1 बजे वो बंदा निकल जाता है, 2, 3, 4, 5 बजे वो वापसी उसको ले आता है बॉय को, ठीक है, वो 5 बजे लेकर आ जाता है बॉय को। अब इसके अंदर देखो क्या होता है, 5 बजे ले आया वो, अब 2 से 3 बजे अब भाई उसका नेफ्यू नहीं मिल रहा होता, वो घबरा जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं कहाँ चला गया वो। अब वो कहते हैं काम करो जल्दी मिल जाए, तो मैं एक ऑफर दे रही हूँ कि भाई मैं हर एक को 501 रुपये दूंगी। वो ये ऑफर निकालती है कि भाई जो भी उस बच्चे को निकाल के लाया मैं उसको 501 रुपये दूंगी। अब ये जो भाई साहब थे लालमन जी, ये इसको यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, इस टाइम टेन्योर में ये ढूंढ रहे हैं। उसने 2:30 बजे ये ऑफर निकाल दिया, अब ये बच्चा लेकर आ गए, तो अब इस सिनेरियो में इनको मिलना चाहिए पैसा या नहीं मिलना चाहिए। अब एक तरीके से देखे आप तो बोलेंगे ठीक है भाई मिलना चाहिए, बस यही फर्क है एक लॉयर में और एक एडवोकेट में और एक नॉर्मल पर्सन में, क्योंकि लॉ यहाँ टेक्निकलिटीज की बात करता है। लॉ यहाँ देखिए क्या कहता है। अब हम अगर जनरल साइंस में देखेंगे तो ये होगा यार बेचारा मेहनत करके लाया बच्चा ढूंढ के लिया, इसको तो पैसे मिलने चाहिए, 501 रुपये लेके आया है वो। लेकिन यहाँ पर कोर्ट का रुख कुछ और था, क्योंकि उसने मना कर दिया पैसे देने से जब मकान मालनी थी, ठीक है, गौरी दत्त ने बोल दिया मैं पैसे क्यों दूं, उसने उसको, क्योंकि जब वो बच्चा लेकर आया तो उसको बाद में ये पता लगा कि भाई ये तो ऑफर था, ऑफर निकाल दिया था इन्होंने 2:30 बजे कि भाई 501 रुपये मैं दूंगी जो मेरे बच्चे को ढूंढ के लाया। तो इस चीज को देखते हुए सर्वेंट को ये लगा यार ये तो मेरे को मिलने चाहिए। जब वो गया कि मैंने आपका बच्चा ढूंढ के लाया, मेरे को दो 501 रुपये, उसने बोला मैं नहीं दूंगी। अब वो भाई साहब चले गए कोर्ट। अब कोर्ट गए तो कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट में जो हमारे जस्टिस बैनर्जी थे उन्होंने ये बोला कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस है ना, कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस हमने ऊपर डिस्कस करी हुई है फर्स्ट लेक्चर में, आप जाके देख लीजिए वहां आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशंस है उसके हिसाब से जो ऑफर है ठीक है, उसकी ऑफर की नॉलेज होनी चाहिए तभी वो एक्सेप्टेंस मानी जाती। अब यहां पर भाई गौरी दत्त का नेफ्यू खो गया था, गौरी दत्त ने लालमन शुक्ला को बोला जाओ मेरे बच्चे को ढूंढ के लाओ। 2:30 बजे फिर क्या हुआ, गौरी दत्त ने ऑफर निकाल दिया, बट फिर ये बच्चा लाया, तो जब तक ये बच्चा लाया था ना लालमन शुक्ला को इस बारे में पता ही नहीं था कि भाई कोई ऑफर भी ऐसा है कि 501 रुपये
दिए जाएंगे। तो ऐसे में जब लालमन शुक्ला बच्चे को ढूंढ के ले आया तब उसको पता लगा आसपास से कि भाई ऐसा कोई ऑफर भी था। तो वही एक्सेप्टेंस तो मानी नहीं जाएगी, क्यों? क्योंकि ऑफर की पहली कंडीशन क्या थी? ऑफर की कंडीशन यही है कि भाई जो एक्सेप्टेंस करने वाली पार्टी है उसको नॉलेज थी या नहीं थी। तो लालमन शुक्ला को नॉलेज थी, लालमन को नॉलेज नहीं थी इस चीज के बारे में। लालमन को इस बारे में पता ही नहीं था कि भाई ये कोई ऑफर ऐसा है भी कि बच्चे को ढूंढ के जो लाएगा 501 रुपए, क्योंकि वो तो जल्दी निकल गया था। बाद में उसको पता लगा कि यार इन्होंने ऑफर ऐसे दे रखा था। तो अगर नॉलेज नहीं थी तो ये तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो वो वाली कंडीशन तोड़ दी, तो इसलिए वो लाइबल नहीं है पैसे देने के लिए। होपफुली आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, किसी भी तरह से दिक्कत नहीं आई होगी। In order to constitute contract, there must be an acceptance of an offer. ऑफर की एक्सेप्टेंस जरूरी होनी चाहिए। देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस, कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं मानी जाएगी। यहां पर आप ये भी कह सकते हो भाई बाय कंडक्ट तो हम मान ले उसको, सही बात है, बाय कंडक्ट उस पर्सन ने ढूंढा, भाई वो पर्सन ने ढूंढ के लाया बच्चे को, कंडीशन तो ही थी बच्चे को ढूंढ के लाया, तो उसने तो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन फुलफिल कर दी, तो एक तरीके से तो कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन यहाँ पर ऑफर की नॉलेज नहीं थी उस पर्सन को, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से ऑफर की नॉलेज होनी चाहिए। जो भी पर्सन के लिए ऑफर बना है या जो भी उस पर काम कर रहा है, अगर उसको नॉलेज ही नहीं होगी तो फायदा ही नहीं कुछ। तो इसमें उस पर्सन को नॉलेज नहीं थी, तो कोर्ट ने भी बोला कि भाई वो लाइबल नहीं है गौरी दत्त पैसे देने के लिए। गौरी दत्ता जो भी नाम है, ये वह लालमन शुक्ला गौरी दत्ता, आप याद रखना 1913 का केस है। होपफुली ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब आ जाओ ऑफर एंड इनविटेशन टू ट्रीट। ये आपकी जो दिक्कत है दिमाग में, जो भी आपकी अभी क्लैरिटी नहीं हो पाई, होपफुली हो गई होगी, लेकिन अगर नहीं हो पाई, ये आपकी बहुत सी क्लैरिटी कवर अप कर देगा। और जिन लोगों को इस चीज की मतलब एक्ट की नॉलेज भी है, तो जो मैं आपको बस वाला एक एग्जांपल दे रहा था, मेट्रो वाला जो एग्जांपल दे रखा था, हो सकता है वहां पे भी वो लिटिल बिट ये सोच रहे हो कि यार ये सही नहीं बता रहे, या ये सही चीज नहीं बता रहे, या क्या बता रहे हैं। अगर ये बात है तो इनविटेशन टू ट्रीट वाली बात कर गई, तो मैं अब आपको इनविटेशन टू ट्रीट वगैरह बता देता हूँ क्या होता है। देखो भाई, ऑफर हमने पढ़ लिया था क्या होता है। जब मैं आपको कोई चीज कह रहा हूं करने के लिए और आप उसके ऊपर एग्री हो रहे हो, ठीक है भाई, ये हो गया ऑफर, चाहे वैलिड इनवैलिड वो एक अलग बात है। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपने बिड देखी होगी, अगर आईपीएल वगैरह देखा है तो उसमें ऑक्शन वगैरह होते हैं, ऑक्शन होते हैं। तो मान लीजिए आपका कनॉट प्लेस के अंदर एक जगह पे ऑक्शन होना है। भाई आपने न्यूज़पेपर खोला, सुबह देखा कि भाई ऐसे ऐसे कनॉट प्लेस में बिड लगी हुई है, कोई कनॉट प्लेस के अंदर कोई दुकान सेल होने वाली है, तो वो बिकने वाली है शॉप। आपने देखा कि भाई हाँ, तो इसमें वो जो आपने ऑफर देखा, अभी ऑफर तो नहीं कहूंगा, लेकिन आपने जो देखा, अब आपके हिसाब से तो वो एक ऑफर है कि भाई वो बुला रहे हैं कि आइए हमसे दुकान खरीद लीजिए। लेकिन यहाँ पर वो ऑफर नहीं होगा, वो होगा इनविटेशन टू ट्रीट, यानी इनविटेशन टू ऑफर। वो आपको इनविटेशन दे रहे हो कि आप आकर ऑफर दोगे। अब ऑफर कैसे आप दोगे? आप वहां पर जाओगे बिड में, ठीक है, ऑक्शन में। तो आपने आईपीएल देखा होगा जिसमें खिलाड़ी की बिक्री होती है, या आप कोई किसी भी तरह का ऑक्शन देखा होगा, तो उसमें वो बोलते हैं कि हाँ भाई बताओ कितने रुपए से शुरुआत करी जाए। तो कोई पर्सन बैठा है वो बोल देगा जी 5,000 रुपए से शुरुआत करी जाए। तो इसमें आप लगा लीजिए, अब ऑफर कौन दे रहा है उसको? 5,000। फिर वो बोलेगा 5,001, 5,002, 5,000, इतने में किसी और ने बोल दिया, वो बोलेगा मैं 10,000 में खरीदने को तैयार हूं। तो इसमें क्या है, अब पर्सन अपना वो दे रहा है ऑफर उनको कि भाई मैं 10 में ले लूंगा। अब जो सेलर है, जो सेल करना चाह रहा है शॉप को, वो कह रहा नहीं 10 नहीं, और कोई बताओ। अब किसी ने बोला भाई मैं तेरे को 20 दे दूंगा, 20 नहीं। अब कोई सी ने बोला मैं तेरे को 30 दे दूंगा, उसने कहा नहीं। अब भी है कोई, अब एक ने बोला मैं 50 दे दूंगा, 50 के बाद कोई बोला नहीं, तो उसने कहा चलो ठीक है फिर 50 में मैं बेच रहा हूं। तो इसमें अब एक्सेप्टेंस कौन है? एक्सेप्टेंस है सेलर, जो आपको प्रॉपर्टी या अपनी दुकान सेल कर रहा है, वो हो गया एक्सेप्टर। आप हो गए ऑफरर, जो आप ऑफर दे रहे हो। समझ आ गया?
तो इनविटेशन टू ट्रीट क्या, जब आप न्यूज़पेपर खोल के पढ़ोगे ना कि भाई ऐसे ऐसे वो है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो ऑफर कर रहा है, नहीं, वो इनविटेशन टू ट्रीट कर रहा है। सेम ऐसे ही आप किसी भी शॉप में जाते हो, आप गए शॉप में, आपने सामान देखा डिफरेंट डिफरेंट, तो आप उसको ये कह रहे हो भैया ये देना, वो बंदा आपको मना भी कर सकता है, ठीक है। वो जो उस पर प्राइस टैग लिखा हुआ है, या जगह जगह आप देखते हो भाई, कुछ मान लीजिए केक शॉप में जाते हो तो लिखा रहता है इतने से इतने, ये पेस्ट्री इतने रुपए की, ये पेस्ट्री इतने रुपए की, तो आप देखोगे चल यार मेरे अभी बजट में आ रही है 30 रुपए की, ये वाली ले लेता हूँ मैं। तो उसमें अगर आप उसको ये बोलोगे ना भैया ये दे देना, वो मना करता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई तूने तो 30 रुपए लिख रखा है, तो मेरे को ऑफर कर रहा था, अब तो तू मना कर रहा है तो गलत है। नहीं, वो इनविटेशन टू ट्रीट आपके लिए है, इनविटेशन टू ऑफर है, उसमें आप उसको ऑफर दे रहे हो कि भैया ठीक है ये मेरे को दे दो। अगर वो दे देगा तो ठीक है, अगर वो ये कहता है कि भाई मैं आपको नहीं दूंगा, तो वो उसकी मर्जी है। तो ऐसे ही सेम ऑक्शन के अंदर आता है। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं, हाई जितनी हाईएस्ट बिड है वो एक्सेप्ट हो ऐसा जरूरी भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने दुकान वाला एक शॉप वाला एग्जाम्पल लिया था, तो 50,000 में रुक गई थी, क्योंकि 50,000 के बाद किसी ने ऑफर नहीं दिया। तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि जो सेलर है वो 50,000 रुपए ही एक्सेप्ट कर ले, या 50,000 वाले की बिड एक्सेप्ट कर ले, नहीं, वो ये भी कह देगा चलो ठीक है मैं 30,000 वाले को दे रहा हूँ। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हाईएस्ट बिड ही होए, ऐसा कोई मैंडेटरी रूल नहीं है, आपके लिए बता रहा हूँ मैं। तो इनविटेशन टू ट्रीट आपको समझ आ गया होगा। आप किसी केमिस्ट शॉप पे जाओ, आप किसी भी शॉप पर जा रहे हो, आप वहां देखते हो प्राइस टैग लिखे रहते हैं, आपने देखा, तो वो ऐसा नहीं है कि आपको ऑफर कर रहे हैं, नहीं, वो इनविटेशन टू ट्रीट है। आप फिर उनको ऑफर करेंगे कि भैया मेरे को ये वाला सामान दे दो, अगर वो एग्री होगा तो वो दे देगा, ठीक है। आपने बोला भैया ये सामान दे दो, उसने निकाला आपको दे दिया, यानी कि वो अब आपका एक्सेप्ट, आपने उसको ऑफर दिया, वो आपका एक्सेप्टेंस कर रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट फिर कंसिडरेशन होके बन जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखना, एग्रीमेंट बन जाएगा वो। अब इसको हम पढ़ लेते हैं फटाफट से, जो बेयर इसकी लैंग्वेज है। व्हाट इज ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। ऑफर तो मैंने आपको बता ही दिया था, इसमें तो किसी भी तरह का बार बार ऑफर पढ़ने की जरूरत आपको है नहीं। इनविटेशन टू ट्रीट एक बार हम देख लेते हैं, और समटाइम्स एक बार इधर से देख लेते। समटाइम्स अ पर्सन मे नॉट ऑफर टू सेल इज गुड बट मेक सम स्टेटमेंट एंड गिव सम इंफॉर्मेशन विद अ व्यू टू इनवाइटिंग अदर। ये वही बिड वगैरह का देख लेते हैं, या बुक सेलर वगैरह पे आप जाते हो तो वही ये सब एग्जांपल है कि भाई न्यूज़पेपर वगैरह में आप देख लेते हैं वेरियस बुक प्राइस इंडिकेट दिस मैन, दिस इनविटेशन टू ट्रीट है, इनवाइटिंग पर्सन टू ऑक्शन वेयर गुड्स टू बी ऑक्शन आर डिस्प्लेड is not offer for the sale of goods. An offer is made by the intending buyer in the form of the bid. जो पर्सन खरीदना चाह रहा है वो ऑफर करेगा। सच एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बाय फॉल ऑफ हैमर और सम अदर कस्टमरी मैनर। जैसे भी कि भाई वो हथौड़ा मार के बोले कि भाई सेल सोल आउट या सेल आउट, कुछ भी वो बोले, वो जो भी उनका है कस्टमरी मैनर, हर एक की अपनी होती है। तो एप्लीकेशन फॉर टेंडर इज नॉट अ प्रपोजल ऑफ ऑर्डर बट इनविटेशन टू द कॉन्ट्रैक्टर फॉर मेकिंग ऑर्डर। वही अगर आप टेंडर के बारे में पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर में, तो वो ऑफर नहीं है मेरे भाई, ना वो प्रपोजल है, ठीक है। ऑफर प्रपोजल एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। वो आपके लिए ऑफर नहीं है, वो आपको इनविटेशन दे रहे हैं। किस चीज के लिए? इनविटेशन टू ट्रीट, इनविटेशन टू ऑफर, कि आप आइए और हमें ऑफर दीजिए। और ये वाला भी कि हाईएस्ट बिड बिड ही एक्सेप्ट हो, ऐसा कोई भी मैंडेटरी रूल नहीं है। इसके अंदर है कि वो भी पढ़ लेते हैं केस लो, हैरिसन वर्सेस निकर्सन 1873 का ये है, इस एक्ट के आने के ठीक अगले साल। प्लांटिफ ने क्या इसके अंदर, मैं बताता हूँ शॉर्ट में कहते गए। प्लांटिफ ने देखा कि भाई ऐसे इधर एरिया में वो होने वाला है ऑक्शन, वो पर्सन वहां पर चला गया ऑक्शन पर ट्रैवल करके। अब ऐसे में क्या हुआ, जब वो वहां पहुंचा उसको पता लगा कि भाई जो ऑक्शन था वो कैंसिल हो गया है। अब ऐसे में उस पर्सन ने भाई बोला मैं इतने दूर से ट्रैवल करके आया हूँ, मेरे को पैसे वैसे तो दो, तुमने कैंसिल कर दिया। अब एक तरह से हम सोचे तो ये भी सोच हमें लगेगा यार बात तो सही है, बेचारा इतनी दूर से यहाँ आया, उसको कैंसिल हो गया उसका पर्पस भी फुलफिल नहीं हुआ, और फॉल्ट इस पर्सन का था नहीं, इसको फिर पैसे वगैरह कंपनी द्वारा देने चाहिए जो भी ऑक्शन करा रही थी। तो इसके अंदर क्या होता है देखिए, कोर्ट ने ये बोला कि भाई वो पर्सन
जो ऑक्शन वगैरह करा रहे थे वो किसी भी तरह से लाइबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ किसी भी तरह का, ना कोई ऑफर हुआ, ना कोई एक्सेप्टेंस हुआ, ना कोई कंसिडरेशन हुई, ना कोई एग्रीमेंट बना, कुछ भी नहीं हुआ, ना लॉफुल इलीगल कुछ भी ऐसा लॉफुल चीज भी ऐसी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। तो कोर्ट ने ही बोला कि भाई ये जो है ये एक इनविटेशन था ऑफर का, ये किसी भी तरह का ऑफर या एक्सेप्टेंस वगैरह नहीं था, तो इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है फिर ये सब नहीं हो माना जाएगा। अब इसके अंदर पढ़ लेते हैं थोड़ा। व्हेन द गुड्स आर डिस्प्लेड इन देयर शो विंडो और इनसाइड शॉप सच गुड्स बेयर प्राइस टैग वेदर अमाउंट टू सेल गुड्स प्राइस मेंशन ऑन प्राइस टैग इट इज एल्ड दैट फार्मास्यूटिकल मेल अमाउंट टू इनविटेशन टू ट्रीट। ये वही वाली बात है जो मैंने आपको सारी बता दी कि आप शॉप वगैरह में जाते हो या किसी केमिस्ट शॉप में जाते हो, कुछ भी चीज़ देखते हो प्राइस टैग लगे रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं आप क्या दो, तुम तो ऑफर कर रहे हो, अगर वो आपको बेचने से मना कर दे। इसके अंदर जाहिर सी बात है वो सब इनविटेशन टू ट्रेड है। द कॉन्ट्रैक्ट विल अराइज ओनली व्हेन द ऑफर इज एक्सेप्टेड। ऑफर एक्सेप्टेड हो तभी माना जाएगा, अगर वो नहीं कर रहे ऑफर एक्सेप्टेड तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के अंदर नहीं आएगा। It has been held that the display of article even on self-service basis was not an offer but merely invitation to trade। वही बातें जो मैंने आपको बताई थी। अब आ जाइए प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड इन दी। अब देखिए जो प्रपोजल है, जो ऑफर आपने दिया है, जो प्रपोजल आपने दिया है, वो रिवोक्ड कब माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा? सिंपल सी बात। अब देखिए कैसे कैसे, या तो इसमें सिंपल है, कोई भी हार्ड एंड रिवोक मतलब वापसी लेना। आपने किसी को ऑफर दिया, आप उसको ऑफर को वापसी लेना चाह रहे हो, तो कैसे आप ले सकते हो? सबसे पहले बाय नोटिस। आप किसी पर्सन को नोटिस दे रहे हो, नोटिस दे के आप रिवोक मान सकते हो। मतलब आपने उस पर्सन को बोल दिया कि भाई ऐसे ऐसे ये मैं ऑफर देना चाह रहा हूँ, ठीक है, बट फिर आपको बाद में लगा कि नहीं यार अब मैं नहीं हूँ ऑफर देने के, मैं नहीं चाहता कि ये हम करें कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसे में आप उस पर्सन से बाय नोटिस कर सकते हो, या तो आप नोटिस भेज सकते हो, उस पर्सन को सीधा कम्युनिकेट कर सकते हो कि भाई मैं नहीं चाहता ये करना, ठीक है। बाय लैप्स ऑफ टाइम। बाय लैप्स ऑफ टाइम कैसे? कोई आपने कंडीशन दी कि भाई इतने टाइम में ये चीज चाहिए, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, बट वो टाइम जो है आपका पूरा हो गया, जैसे आपने बोल दिया कि भाई 2 दिन के अंदर मेरे को जवाब दो, वो पर्सन कुछ भी जवाब आपको नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, तो बाय लैप्स ऑफ टाइम इसको कहा जा सकता है। बाय फेलियर टू फुलफिल कंडीशन प्रेसिडेंट। आपने कुछ कंडीशंस रखी थी कि भाई इस ऑफर के लिए, बट वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, ठीक है। अब जो प्रपोजर है, यानी कि जिसने प्रपोजल दिया था वो बेचारा मर गया या पागल हो गया, कुछ भी XYZ, तो इन सब सूरत हाल में उसको रिवोकेशन मान लिया जाएगा। होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी जितनी भी मैंने आपको बताई हैं। तो ठीक है, फिर इतना ही था इसके अंदर। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक्स के साथ। अगर आपको कोई दिक्कत आई है या कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करके बता दीजिएगा, मैं आपको उसमें रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और मैं जो हमारा इंस्टाग्राम का चैनल है लीगल मैन, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर हम वीडियो तो नहीं, यहाँ पर क्वेश्चंस डालते रहते हैं, MCQ टाइप क्वेश्चन डालते रहते हैं रिलेटेड, यही आपका जो भी करंट अफेयर वगैरह से आएगा उसके रिगार्ड में डालते रहते हैं। तो जाइए जल्दी से फॉलो कर लीजिए चैनल को जाकर, और वहाँ पर स्टोरी में जाइएगा, आपको आंसर वगैरह मिल जाएंगे, क्वेश्चन भी वही होगा, तो क्वेश्चन के आंसर करिए और खुश रहिए, मज़े में रहिए, ज़्यादा टेंशन वगैरह मत लीजिए पढ़ाई को लेकर, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।